हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का चैप्टर 2 जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस के बारे में, इसको देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 6 से लेकर 20 तक में, जो कि चैप्टर 2 में हमारे दिए गए हैं। तो सेक्शन 6 हम लोग का क्या कहता है, ये बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन से होंगे। तो कहता है कि किसी भी राज्य में इन एवरी स्टेट हाई कोर्ट के अलावा कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर कॉल्ड एज क्रिमिनल कोर्ट। तो ये सारे क्रिमिनल कोर्ट होंगे। हाई कोर्ट के अलावा किसी भी राज्य में कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, जिसमें DM, ADM, SDM ये लोग आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए। तो ये सारे हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। कोर्ट ऑफ सेशन से जुड़ी हुई सेक्शन जो है सेक्शन 8 है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 में है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जुड़ी हुई सेक्शन जो हम लोग देखेंगे वो सेक्शन 14 to 17 में देखेंगे। तो हम लोग समझ गए कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन के होंगे कि हाई कोर्ट के अलावा प्रत्येक राज्य में कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, देयर आफ्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारे क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। वहीं पे एक अगर हम लोग रीड विथ करें तो सेक्शन जो हमारा 6 है उसको रीड विथ करना चाहिए सेक्शन 20 ऑफ BNSS, जो हमारा बताता है कि ट्रायल कोर्ट कौन से होंगे। ये तो हमने बात किया कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि ट्रायल कोर्ट्स कौन से होते हैं, तो बोलता है कि ट्रायल कोर्ट होता है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं होता है ट्रायल कोर्ट। ठीक है, ये दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रायल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल कोर्ट एंड अ क्रिमिनल कोर्ट, देन हम लोग क्या कहेंगे, द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट दैट क्रिमिनल कोर्ट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बट ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का नहीं होता है। देखिए, पंचायती अदालत जो होता है, चिल्ड्रन कोर्ट होता है, कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है, ये सब क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा टेरिटोरियल डिवीजन। गाइज, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्लीज बेयर एक्ट को निकाल लीजिए, उससे ज्यादा इजी से आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ पढ़िएगा, बेयर एक्ट में मार्क कीजिएगा तो क्लियर होते जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमारा बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन क्या बोलता है कि प्रत्येक स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा। कोई भी जो स्टेट है वो एक सेशन डिवीजन होगा, जिसमें कंसिस्ट करेगा कुछ सेशन डिवीजन को, मतलब कि कोई स्टेट को हम लोग सेशन डिवीजन कह सकते हैं। ठीक है, और वो सेशन डिवीजन जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, एवरी स्टेट सेल बी अ सेशन डिवीजन। कोई भी स्टेट जो है वो सेशन डिवीजन होगा। सेल कंसिस्ट अ सेशन डिवीजन, ठीक है, या उसमें कंसिस्ट होगा सेशन डिवीजन का, और सेशन डिवीजन फिर फर्दर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बटे होंगे। एवरी सेशन डिवीजन सेल बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, बोलता है कि ये कौन डिसाइड करेगा, तो बोलता है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर आफ्टर कंसल्टेशन विथ द हाई कोर्ट कि वो अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्या चीज में, नंबर ऑफ सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, अल्टर करना है, चेंज करना है, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को डिफाइन करना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। फर्दर क्या कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में
after consultation with high court divide district into सब डिवीजन एंड also alter such limits। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट को अगर डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवीजन में बांट सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवीजन, फॉर एग्जांपल एक पटना डिस्ट्रिक्ट है, इसको क्या किया, मसौढ़ी ये सब में बांटा, सब डिवीजन में बांट दिया। ठीक है, तो ये कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं विथ प्रायर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और उसके लिमिट्स को भी क्या अल्टर कर सकता है। ठीक है, कि इसका लिमिट्स कहाँ होगा, क्षेत्राधिकार जो हम लोग जुरिडिक्शन कहते हैं, ये सब कहाँ होगा। फर्दर क्या कहता है कि द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट at the commencement of this संहिता shall be deemed to have been formed under this संहिता। ये समझाने वाली इसमें कुछ है नहीं कि अगर भाई डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन या फिर सेशन डिवीजन अगर एग्जिस्ट कर रही है स्टेट में, तो ये माना जाएगा कि इस संहिता के अंतर्गत उसका फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है, फॉर्म्ड अंडर दिस संहिता। ये था हमारा टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन में हम क्या समझें कि प्रत्येक स्टेट एक सेशन डिवीजन होगा, जिसमें कुछ सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो सकते हैं, और ये अल्टर किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विथ कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, नंबर ऑफ सेशन डिवीजन वो भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो सेशन डिस्ट्रिक्ट है उसको सब डिवीजन में भी बांटा जा सकता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू अल्टर सच विथ प्रायर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ये हमारा था टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। आई होप इसको आप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। इससे बात करने से पहले हम बात कर दें कि सीआरपीसी के सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया था। देखो सीआरपीसी में जो कंसेप्ट था मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट जो है ये हमारा बीएनएसएस में खत्म हो चुका है, कहीं पे भी आपको इसका जिक्र नहीं होगा। अब हमारा सेक्शन 8 जो है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है। पहले सेक्शन 9 में था सीआरपीसी के, अब सेक्शन 8 में है। और सेक्शन 8 में पहले सीआरपीसी के क्या था, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो कंसेप्ट है, यानी होल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर अदर, इस सब का कंसेप्ट बीएनएसएस में खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन में कोई ऐसा चेंज नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट हु हैज द पावर टू एस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टेब्लिश फॉर एवरी सेशन डिवीजन। प्रत्येक सेशन डिवीजन में स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है कि एक कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश करे। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू एस्टेब्लिश फॉर एवरी सेशन डिवीजन अ कोर्ट ऑफ सेशन, एक कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के प्रिसाइडिंग जज कौन होंगे। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग जज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, प्रिसाइडिंग जज जो है कोर्ट ऑफ सेशन के वो कौन अपॉइंट करेगा, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट में एल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। ठीक है, हाई कोर्ट जो है एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट करेगा। ठीक है, यहां पे एक कंसेप्ट था असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, राइट, जो हमारा सीआरपीसी में कंसेप्ट था असिस्टेंट सेशन जज का, लेकिन जो बीएनएसएस है इसमें असिस्टेंट सेशन जज का कंसेप्ट समाप्त हो गया है, कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अब कहता है कि प्रिसाइडिंग जज जो है वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे, साथ ही साथ हाई कोर्ट जो है एल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। अब हम लोग बात करते हैं सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट टू बी एल्सो एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल किसी एक सेशन जज के जो सेशन जज है किसी सेशन डिवीजन के, उसको किसी और सेशन डिवीजन में एडिशनल सेशन जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, समझे इसको।
कि सेशन जज है किसी वन सेशन डिवीजन के, ठीक है, इसको अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा किसी अनदर सेशन डिवीजन के एडिशनल सेशन जज के रूप में। इन सच केस he may sit for disposal for the case at such place in other division as the high court में डायरेक्ट। अब बोल रहा है कि भाई तो ये जो अलग जगह जाएगा तो वहां पे उसका सिटिंग प्लेस क्या होगा, तो बोलता है कि हाई कोर्ट जो भी डायरेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। हाई कोर्ट हैज द पावर टू डायरेक्ट सच एडिशनल सेशन जज कि आपको कहाँ सिटिंग प्लेस होगा, कैसे आप केस का डिस्पोजल करेंगे, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट अब हम लोग का बात करता है इफ ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट। अब क्या है कि मान लीजिए कि हमारे जो सेशन जज साहब है वो छुट्टी पे गए हैं, उनका ऑफिस खाली है, वो बैठ नहीं रहे हैं, तब मामले की क्या होगी। तो बोलता है कि अगर सेशन जज का जो ऑफिस है वो वैकेंट है और किसी अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना है तो इसका अरेंजमेंट जो है हाई कोर्ट के द्वारा होगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर सेशन जज नहीं है तो उसके बदले एडिशनल सेशन जज को अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज करने का पावर है। और अगर एडिशनल सेशन जज साहब भी अगर नहीं है, मौजूद नहीं है या छुट्टी पे हैं, तो उनकी जगह पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम साहब को पावर है कि भाई अर्जेंट डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन को खत्म किया जाए। ठीक है, क्या कहता है कि अगर सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है, अगर जज साहब नहीं है, जज साहब घूमने गए हैं, जज साहब छुट्टी लिए हुए हैं, तबीयत खराब है, तो अगर कोई अर्जेंट मामला आ जाता है इसी दरमियान कि भाई इसका डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है, तो इसका अरेंजमेंट हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट क्या करेगा, अगर सेशन जज मौजूद नहीं है तो एडिशनल सेशन जज हैज द पावर, एंड एडिशनल सेशन जज साहब भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर जाएगा कि भाई अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका प्रोविजो है, ये कहता है कोर्ट ऑफ सेशन होल्ड इट सिटिंग प्लेस वेयर हाई कोर्ट में भी स्पेसिफाई। जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा वो कहाँ पे होगा, मतलब उसका सिटिंग एरिया क्या होगा, तो ये जो प्लेस है वो हाई कोर्ट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है कि आप यहाँ पे एक आपका कोर्ट ऑफ सेशन लगेगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन का अगर ओपिनियन है कि एट द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड विटनेस, देखो यहाँ पे बेयर एक्ट में तुम लोग मार्क कर लेना कि पार्टीज एंड विटनेस के कन्वीनियंस पे अपना सिटिंग प्लेस को अरेंज कर सकता है विथ द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज। ठीक है भाई, देखो ये साफ साफ कह रहा है, बहुत ट्रिकी है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है अपना कन्वीनियंस पार्टीज एंड विटनेस के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना होल्ड सिटिंग जो प्लेस है उसको सेशन डिवीजन में कहीं भी कर सकता है, लेकिन विथ द कंसल्टेशन ऑफ यानी कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज का भी कंसेंट उसमें होना चाहिए। अगर विटनेस की सुविधा के लिए या पार्टीज की सुविधा के लिए कोर्ट ऑफ सेशन कहीं अपना सिटिंग प्लेस चेंज कर रहा है तो प्रायर कंसेंट होना चाहिए उसमें प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज का। ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके फर्दर जो सब क्लॉज हैं इसके बारे में। बोलता है सेशन जज मेक ऑर्डर रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमंग एडिशनल सेशन जज। देखो सेशन जज जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस भी करते हैं। आप देखो बिजनेस का मतलब ये मत समझ लेना कि अब ये लोग कुछ कर रहे हैं नौकरी वकरी, ये नहीं है। बिजनेस का मतलब है केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेशन जज जो है वो केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एमंग एडिशनल सेशन जज में। अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आता है, ठीक है, तो सेशन जज में मेक प्रोविजन, सेशन जज हैज ए पावर टू मेक अ प्रोविजन टू डिस्पोज बाय एडिशनल सेशन जज। अगर वो नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ये किया जाएगा। यही साफ साफ इसमें बोला है। सब क्लॉज 7 जो है आपका उसमें बोला है कि सेशन जज जो है उनके पास पावर है कि वो रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करे एमंग एडिशनल सेशन जज। और अगर कोई इसी क्रम के दरमियान कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है, तो सेशन जज हैज द पावर टू मेक प्रोविजन। ठीक है, सेशन जज प्रोविजन बनाएंगे टू डिस्पोज बाय दी, वो मामला किसके द्वारा डिस्पोज होगा, एडिशनल सेशन जज के द्वारा होगा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। अगर एडिशनल सेशन जज मौजूद नहीं है तो सीजीएम साहब करेंगे। तो ये आपका सब क्लॉज 7 था। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 की।
सेक्शन 9 हम लोग का बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पहले सेक्शन 11 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट ऑन द अदर हैंड बीएनएसएस में अब हमारा सेक्शन 9 है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैं पहले ही बोल दिया, एडिशनल सेशन जज का कंसेप्ट, मेट्रोपॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट या फिर एरिया, ये सब का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है, बाय बाय हो गया है, टाटा बाय बाय। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एट एनी प्लेस एनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सच एज मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि हाईकोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के। अब लेकिन यहां पे एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट फॉर एनी लोकल एरिया, किसी भी लोकल एरिया के लिए इस्टेब्लिश कर सकती है वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। देखो क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी लोकल एरिया में इस्टेब्लिश कर सकती है एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट, जो कि किसका होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का। अब इसको इस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इस्टेब्लिश करने के पीछे पर्पस क्या है, रीजन क्या है? टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस, यानी किसी पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए, मतलब कि सेम तरह के कुछ केसेस के लिए हाईकोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाईकोर्ट से कंसल्टेशन करने के लिए किसी लोकल एरिया में स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। Where any special court is established, no other court of judicial magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case of class or, देखो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर केस के लिए किसी एक स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है, तो अदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं इन द लोकल एरिया उनका जुरिडिक्शन वहां पे नहीं होगा। shall have to jurisdiction to try cases, no other court of judicial magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any cases of क्लास ऑफ केसेस, ठीक है। तो ये हमारा साफ साफ प्रोवाइजो ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट किसी लोकल एरिया के लिए इस्टेब्लिश कर सकता है वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज वेल एज सेकंड क्लास फॉर द पर्पस ऑफ टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस। और कोई अदर लोकल एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर नहीं होगा, जुरिडिक्शन नहीं होगा कि वहां ट्राई कर सकता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके आगे फर्दर जो सबसेक्शन है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। अब सीजेएम साहब होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जुडिशियल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हाई कोर्ट के द्वारा होता है। हाई कोर्ट में कन्फर पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ऑफ एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन सिविल कोर्ट। देखो हाई कोर्ट हैज द पावर, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का पावर्स जो है, ठीक है, पावर है वो किसी भी जुडिशियल सर्विसेज मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट को प्रोवाइड कर सकती है जो कि सिविल कोर्ट में एज ए जज प्रिसाइड कर रहे हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट को आपको समझ में आ गया कि हाई कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट उसका किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है। और उसका प्रोवाइजो भी हम लोग समझ गए। प्रोवाइजो में क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट किसी लोकल एरिया में जो स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का एस्टेब्लिशमेंट करता है। और
फॉर द पर्पस ऑफ केसेस टू ट्राई अ पर्टिकुलर केसेस और क्लास ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट करता है। तो ये समझ में आ गया था। साथ में ही हम लोग देखें कि प्रिसाइडिंग जज जो होंगे वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अरे नॉर्मल सी बात है, अगर जुडिशरी का एग्जाम देते हो आप तो इंटरव्यू कौन लेते हैं? जज साहब लेते हैं, हाई कोर्ट के जज साहब लेते हैं। ठीक है, तो अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? जज साहब के पास पावर है, हाई कोर्ट के जज साहब के पास पावर है। तो वही साथ बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट तो माई बाप है हम लोग का, हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का जो पावर है वो किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को प्रोवाइड कर सकता है, जो भी सिविल कोर्ट में प्रिसाइड कर रहे हैं जज। तो ये था सेक्शन 9। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो हमारा बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बोलता है कि हाई कोर्ट जो है अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जो है किसी भी अपॉइंट करता है सारे डिस्ट्रिक्ट में किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी द सीजीएम, यानी जेएम फर्स्ट जो होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, उसी को सीजीएम के रूप में अपॉइंट करता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट करता है। सेक्शन 10 में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीजेएम साहब और एसीजेएम साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो क्या कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वो सीजीएम बना सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एसीजेएम बना सकता है। और ये दोनों का जो पावर होगा वो सेम पावर होगा। सीजीएम और एसीजेएम का पावर जो होता है वो सेम होता है। हाई कोर्ट डेजिग्नेट इन एनी सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देखो क्या बोलता है, हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि किसी सब डिवीजन में, ठीक है, किसी हम लोग देखे थे डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में बांट दिया गया, तो हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि किसी सब डिवीजन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकता है किसी सब डिवीजन के लिए। ठीक है, सब डिवीजन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन देख लिए हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लोग फर्दर उसको डिवाइड करते हैं सब डिवीजन में, तो उस जगह के सब डिवीजन में हाई कोर्ट जो है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, जो कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall have power of supervision and control over the work of judicial magistrate अदर देन एसीजीएम इन द सब डिवीजन। देखो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होता है कि वो सुपरविजन कर सकता है एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब उसके नीचे रैंक के जो भी होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको सुपरवाइज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। अदर देन एसीजीएम साहब नहीं होना चाहिए, एसीजीएम साहब नहीं होना चाहिए इन द सब डिवीजन। समझ में आ गया सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या है कि भाई वो सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, लेकिन वो एसीजीएम साहब नहीं होने चाहिए सब डिवीजन में। अब ये हम लोग का समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 11 जो है हमारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि पहले हमारा सीआरपीसी में सेक्शन 13 में दिया गया था, अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब हमारा सेक्शन 11 में है। ये क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, कन्फर पावर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट पावर, ठीक है, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास शैल बी कॉल्ड एज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट जो है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को
स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन ये जो नियुक्ति होगी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की वो 1 साल से अधिक के लिए नहीं होगी। यानी जो टाइम पीरियड है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का वो क्या होगा, 1 साल का ही होगा। ठीक है, हाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है हाई कोर्ट को कि पावर जो है वो दिया जाए, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को हम लोग शैल बी कॉल्ड एज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बट नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर प्रोवाइडेड डेट। इसका एक प्रोवाइजो है, वो क्या कह रहा है कि द पर्सन मस्ट पोजेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज द हाई कोर्ट में बाय रूल स्पेसिफाइड। तो ये देखो इसका प्रोवाइजो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी बोल दिए कि देखो हाई कोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट कन्फर्स पावर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट अवर अंडर गवर्नमेंट पावर। तो यहाँ एनी पर्सन का मतलब ये नहीं कि किसी को भी वो क्या बोलते हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ बोला कि जो अगर लीगल अफेयर्स में का उसका रिलेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हाई कोर्ट जो भी रूल और स्पेसिफाई करेगी उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल होना चाहिए, उसको हम लोग स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाएंगे। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्या है यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी हाई कोर्ट को। ठीक है, और ये क्या होगा, तो ये किसी भी व्यक्ति को होल्ड एनी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट पावर, इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास शैल बी कॉल्ड एज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बट नॉट मोर देन 1 ईयर। और यहाँ पे बोला कि किसी भी पर्सन को नहीं होगी, इसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर से रिलेटेड, और हाई कोर्ट जो है रूल्स के द्वारा ये स्पेसिफाई कर देगी। अब आते हैं सेक्शन 12 में, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। सेक्शन 12 पहले सीआरपीसी में सेक्शन 14 में था। ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कहता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। देखो मेन पावर किसके पास है, एक तरह से कहें तो हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन जो डेलीगेटरी पावर है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है। सीजीएम साहब के पास ये पावर है कि डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास एंड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज द पावर। बोला कि भाई जो मैजिस्ट्रेट साहब अपॉइंट हुए हैं, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकेंड क्लास, एसजेएम साहब, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये कहाँ हैं, इनका लोकल लिमिट्स कहाँ है, कहाँ अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो ये बोला कि भाई देखो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम साहब, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के पास अल्टीमेट कंट्रोल है, अदरवाइज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है साहब जो है वो डिफाइन करेंगे कि लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया कहाँ पे परफॉर्म करेंगे अपना पावर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और एसजीएम साहब अपने पावर को किस एरिया में परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड। और इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि भाई एसजेएम साहब जो अपॉइंट हुए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जहाँ के लिए वो इस्टेब्लिश हुए हैं, तो वहीं पे वो बैठेंगे। उनका होल्ड जो सिटिंग एरिया होगा, सिटिंग प्लेस होगा, वो वहीं के लिए होगा जहाँ के लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। देखो अगर क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब कि अगर सीजीएम साहब भाई बता दिए कि भाई तुम्हारा जो जेएम फर्स्ट क्लास आपका जो जुरिडिक्शन है ये यहाँ पे है, ठीक है, सेकेंड क्लास का बता दिए जुरिडिक्शन कि भाई तुम्हारा पावर जो है यहाँ के लिए है, अगर तब तो बढ़िया है। अगर नहीं बताते हैं तो एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका पावर होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनको पावर एक्सरसाइज करने का उनके पास पावर है। ठीक है,
ये वो साफ साफ यही बोल रहा है कि भाई प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड, सीजीएम साहब अगर बता दिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास भाई तुम्हारा यहाँ पे ये है पावर है तो ठीक है। अगर नहीं बताते हैं तो वैसे मजिस्ट्रेट जो है जेएम फर्स्ट जेएम सेकंड एसजेएम उनका थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट उनके पास पावर है कि वो पावर परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्लियर है आई होप। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग सेक्शन 12 देख लिए थे, सेक्शन 13 अब मजा आएगा। ठीक है, सेक्शन 13 क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी सब डिवीजन के सबसे पहले सेशन जज होते हैं, सेशन जज के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जेएम फर्स्ट जेएम सेकंड जो भी होंगे। ठीक है, पहले सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे होगा, यानी पहले सेशन जज, उसके बाद उसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीएम सीजीएम साहब, उसके नीचे अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो होंगे। ये इसका सबऑर्डिनेशन है। सीजीएम में मेक रूल्स एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। देखो सीजीएम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है। फिर यहाँ पे बिजनेस आया, बिजनेस का मतलब केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनके नीचे जो है सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके बीच में कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो हाई कोर्ट में क्या होता है कि जो तुम्हारा ये होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं किसी हाई कोर्ट के, तो वो क्या करते हैं रोस्टर के द्वारा तय करते हैं कि कौन से बेंच में किस तरह के मामले जाएगा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो सबऑर्डिनेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट में तो सीजीएम साहब के पास ये पावर है कि अदर उनके नीचे जो काम कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 14 की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पहले ये क्या था, सेक्शन 20 में था सीआरपीसी के, लेकिन अब 14 में दिया हुआ है। ठीक है, अब है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट मेनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड वन एमंग देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकता है, देखो जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा तो यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया, तुम्हारा हाई कोर्ट का काम खत्म हो गया। अब जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जिक्र आएगा तब हम लोग बात करेंगे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, आईएएस आईपीएस ये सब का जो क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में अपॉइंट होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। एवरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं और उन्हीं के बीच में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट shall have सेम पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट कर सकता है, एडीएम साहब के रूप में अपॉइंट कर सकता है, और उसका पावर जो होगा सेम पावर होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। डीएम साहब का जो पावर होता है वो सेम होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ पावर का। ठीक है, यहाँ नोट करने के बाद में क्या है कि इफ ऑफिस ऑफ डीएम बिकम वैकेंट, अगर डीएम साहब का ऑफिस जो है वो खाली है, वो कहीं गए हैं या फिर उनको कुछ काम है, तो एनी ऑफिसर सक्सीडिंग टेम्परली shall exercise all the power and perform all the duties of DM। मतलब कि उनके जो भी सक्सीडिंग ऑफिसर होंगे उसके पास पावर चला जाएगा, shall exercise all the power of DM। ठीक है, ड्यूटीज जो भी डीएम के होंगे या पावर होंगे उसको एक्सरसाइज करेगा उस ऑफिसर के द्वारा जो कि उसके सक्सीडिंग ऑफिसर होंगे, अगर डीएम साहब का ऑफिस वैकेंट है तो। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में भी इसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, नोट स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट द पावर ऑफ डीएम।
स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो जो डीएम साहब के पावर हैं उसको डेलीगेट कर सकता है, नीचे के क्रम से बढ़ा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर ऑल और एनी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो तो या तो पूरा पावर या किसी पावर को ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास कन्फर कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का था। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रत्येक राज्य में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है और उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी को डीएम सेलेक्ट करता है और एडीएम सेलेक्ट करता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करता है, और दोनों का सेम पावर होता है। अगर डीएम साहब का ऑफिस वैकेंट है तो उनके जगह पे जो सक्सीडिंग ऑफिसर है उसके पास सारे पावर हो जाएंगे। ठीक है, डीएम साहब को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में भी प्लेस कर सकता है और इनके पावर को जो है वो डेलीगेट करने का भी पावर होता है उनको। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 15। ये बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसको अपॉइंट करती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हम लोग किसी को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब क्यों इसको स्पेशल बनाने का जरूरत पड़ा? फॉर पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग कर सकते हैं, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इसका नियुक्ति कर सकते हैं। और तीसरा सेल है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हैगा वो पावर सेम होगा, सेल है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके पास सेम पावर होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। ठीक है, और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो, देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाने का, लेकिन और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और इक्विवेलेंट, ठीक है, इसके भी अपॉइंट कर सकती है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में, लेकिन उसका जो रैंक होना चाहिए वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए और उससे बिलो नहीं होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये न्यूली ऐड किया गया है। पहले क्या है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझ में आया। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो बोलता है स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है, और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी के रैंक या उसके इक्विवेलेंट रैंक का हो या उसके ऊपर का हो, तो उसको हम लोग स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जो पावर होगा वो सेम होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 जो है हमारा वो लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे से डील करता है। ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो मे डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया टू एक्सरसाइज पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी डीएम साहब जो होंगे वो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। डीएम साहब जो है वो डिफाइन करेंगे कि जो अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उस डिस्ट्रिक्ट के, उनका लिमिट्स क्या होगा, उनके पावर क्या होंगे, क्या वो एक्सरसाइज करेंगे। फर्दर क्या कहता है? ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन सेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अरे भाई सेम है कि अगर भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो पावर एंड जो लिमिट होगा वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगा। थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका पावर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सेक्शन 16 देख लिए हैं। सेक्शन 17, सेक्शन 17 क्या बोलता है? सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और किसी सब डिविजनल एरिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और उसके फिर नीचे होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन किसी सब डिविजनल एरिया में पहले होंगे डीएम साहब, उसके बाद एसडीएम साहब सब डिविजनल में, उसके बाद कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्या कहता है, डीएम may make rules or give special order as to the distribution or allocation of business among the executive magistrate subordinate to him। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीएम साहब के पास ये पावर है, ठीक है, कि वो स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं और एलोकेशन ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, किसको, उनके सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को। ये देखो नॉर्मल सा बात है कि तुमसे बड़ा वाला तुमसे अपना काम करवाएगा, उसको वो बताएगा कि तुमको क्या करना है, तुमको नहीं करना है। वही सेम चीज यहाँ पे लिख दिया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि उसके अपने सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताएंगे कि भाई स्पेशल ऑर्डर देंगे कि ये तुमको बिजनेस परफॉर्म करना है, ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो ये सेम बात लिखी हुई है। अब आते हैं सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। वकील साहब, सरकारी वकील साहब सुने ही होंगे, सीआरपीसी में सेक्शन 24 में इसके बारे में बताया गया है। तो देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से समझना। बोलता है कि फॉर एवरी हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है मे अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाईकोर्ट, कि प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है विथ कंसल्टेशन विद द हाईकोर्ट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वन एंड मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी इस हाईकोर्ट जो है के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं विथ कंसल्टेशन विथ हाईकोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वन एंड मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये समझ में आया कि प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, लेकिन कंसल्टेशन होना चाहिए हाईकोर्ट का, पीपी और एपीपी को अपॉइंट करेगी। इसका प्रोवाइजो है, नया ऐड किया गया है, फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ द दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट पीपी और एपीपी। एनसीटी दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी पीपी और एपीपी को। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पीपी फॉर कंडक्टिंग एनी केस एट डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी पीपी और एपीपी, ठीक है, बहुत सारे पीपी एपीपी, ठीक है, वो किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया के लिए। डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ पीपी और वन और मोर एपीपी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी पीपी और एपीपी। प्रोवाइजो क्या कहता है, द पीपी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड एल्सो बी अ पीपी और एपीपी एज द केस में बी बिफोर अनदर डिस्ट्रिक्ट। अरे सिंपल सा बात है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कोई पीपी या एपीपी अपॉइंट किया गया है तो वो किसी दूसरे के लिए भी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। चौथा क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन टू अपॉइंट पीपी और एपीपी एट डिस्ट्रिक्ट। देखो डीएम साहब के पास जो पावर है कि वो एक पैनल नेम तैयार करे विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज। सेशन जज के कंसल्टेशन के साथ एक पैनल ऑफ नेम तैयार करे कि किसको भैया पीपी और एपीपी के रूप में अपॉइंट करना है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पीपी और एपीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर इन पैनल नेम प्रिपेयर्ड बाय डीएम, ठीक है। बोलता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, नो पर्सन शैल बी अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका डीएम साहब के जो पैनल लिस्ट में नाम है उसमें अगर नहीं है तो उससे व्यक्ति को पीपी और एपीपी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है
के अनबगन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2015 SCC 158, इसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 डिफरेंट फ्रॉम 24 सब क्लॉज 2 and 3, देयरफॉर 24 2 and 3 पीपी नॉट इनेबल टू रिप्रेजेंट स्टेट इन अपील। ठीक है, अरे डिस्ट्रिक्ट वाले जो लोग पीपी है उसको स्टेट में अपील करने का पावर नहीं बोला है। ये पहले जो हमारा पीपी था वो सेक्शन 18 में दिया गया 24 में था, अब जो है हमारा सेक्शन 18 में है। तो एक बार देख लेना, ये तुम लोग बेयर एक्ट है। ठीक है, आप देखो सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है। सब क्लॉज 6 ये कह रहा है भाई कि ऊपर वाला पहले हम लोग ऊपर पढ़ने से पहले हमको इसको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, ये कह रहा है कि ऊपर जो आप बोल दिए वो तो ठीक है। ठीक है, इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पीपी एंड एपीपी फ्रॉम सच कैरेट। क्या बोल रहा है कि भाई देखो, अगर रेगुलर कैरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर किसी स्टेट गवर्नमेंट में है तो सच स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पीपी एंड एपीपी फ्रॉम सच कैरेट। ठीक है, अरे देखो साफ साफ ये कह रहा है कि डीएम साहब अगर पैनल क्रिएट करेंगे उसके थ्रू नाम जाएगा। ठीक है, उसको पीपी के रूप में अपॉइंट किया जाएगा जिसका डीएम साहब के पैनल पे नाम होगा। लेकिन ये कह रहा है कि भाई उससे पहले मेरा बात सुनो, नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी किंग क्लॉज है कि वो तुम बोले वो तो ठीक है लेकिन मेरा पहले सुनो। ये कह रहा है कि अगर रेगुलर कैरेट है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का तो स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पीपी एंड एपीपी फ्रॉम सच कैरेट। तो यहां से अपॉइंट होगी, यानी एग्जाम देते हो ना भाई, एपीओ का एग्जाम होता है ना, तो वो इसके थ्रू बोल रही है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, इफ नो सुटेबल पर्सन इन कैरेट देन अपॉइंट फ्रॉम द पैनल। ठीक है, बोलता है कि अगर कोई सुटेबल पर्सन कैरेट में नहीं है जिसको पीपी या एपीपी के रूप में अपॉइंट किया जा सकता, तब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल जो भी बनाया गया है 18 सब क्लॉज 4 में, उसके थ्रू हम लोग पीपी और एपीपी का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब हम लोग सब क्लॉज 7 में क्या बोल रहा है कि पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट as PP and APP only if he has been practiced as advocate for not less than 7 years। यानी किसको हम लोग PP और APP के रूप में अपॉइंट करेंगे, तो वैसे व्यक्ति जो कि 7 साल से अधिक प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, मिनिमम जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स का होना चाहिए, तभी हम लोग PP और APP के रूप में उसको अपॉइंट करेंगे। The special public prosecutor appointed by state government or central government for the purpose of any cases or class of cases only if he has been practiced an advocate for not less than 10 years। देखो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकती है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ किसी केस या क्लास ऑफ केस के लिए अपॉइंट कर सकती है ओनली तब वो जब 10 साल से अधिक का प्रैक्टिस किए हो, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए उनका प्रैक्टिस। इसका प्रोवाइजो कर क्या कहते हैं कि कोर्ट में परमिट विक्टिम टू इंगेज एडवोकेट टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। देखो, एक प्रोवाइजो है वो बोल रही है कि देखो, जो विक्टिम होता है उसको तो स्टेट के तरफ से वकील मिलता ही है जो क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, लेकिन क्या कहता है कि अगर जो विक्टिम है वो किसी एडवोकेट को इंगेज कर सकती है, क्या कर सकती है, इंगेज कर सकती है कि जो उसके पीपी है उसको असिस्ट कर सके, एपीपी को असिस्ट कर सके कि कैसे केस करना है। ये प्रोवाइजो इसमें दिया गया है। अब हमारा आता है सेक्शन 19 जो कि बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। अभी हम लोग ने पीपी और एपीपी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। तो क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है फॉर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए अपॉइंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग और एनी केसेस
इन कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। देखो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, ताकि कोई केसेस या क्लास ऑफ केसेस को वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में देख सके। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा सब क्लॉज क्या कहता है, व्हेन नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल। बोल रहा है कि अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो डीएम हैज द पावर टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज दैट आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 days टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहा है सब क्लॉज 3 इसका, कि भैया अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो डीएम साहब के पास ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, अदर पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है विद द प्रायर नोटिस, लेकिन देना होगा 14 दिन का पहले, प्रायर गिविंग अ नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोवाइजो इसका क्या कह रहा है, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो यहाँ पे एक जनरल रूल क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, ठीक है। अब क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्यों, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन वही व्यक्ति किया है तो अब प्रूफ भी वही करेगा तो धांधली नहीं करेगा, तो वही बोल रहा है कि भैया पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं है अपॉइंट होने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर या तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहे हो या इंस्पेक्टर रैंक से नीचे हैं, यानी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। देखो पुलिस ऑफिसर भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल रूल ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है तो वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। ये सीआरपीसी के सेक्शन 25A में था, इसको 2005 में जोड़ा गया है, 2005 में जोड़ा गया है, ठीक है। ये क्या कहता है इसको देखते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, पहला इसका क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये क्या होता है, पीपीएपीपी के जो भी परफॉर्मेंस है इसको रेगुलेट करती देखती है, में इस्टेब्लिश डीओपी डायरेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होता है डीओपी का प्रत्येक स्टेट में, और इसके दो कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसमें कौन होंगे तो एक होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, दूसरा बहुत सारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। डीओपी में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कंसिस्टिंग विद डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और मिनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट डीओपी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट के लिए था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बोला कि मेनी डिप्टी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। अब हमारा बात करता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उनका जो एलिजिबिलिटी होगा वो नॉट लेस देन 15 साल का एडवोकेसी उनका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनना है, जो स्टेट वाला भी हम लोग देखे थे, उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि 15 साल तक वकालत किए हुए हो या सेशन जज रह चुके हो, ठीक है, सेशन जज रह चुके हो। अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरा डीओपी सेल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, वो किसके द्वारा हेड किए जाएंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा हेडेड किए जाएंगे। सेल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा, होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, गृह राज्य जो भी होता है स्टेट का, उसके द्वारा कंट्रोल होगा।
डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होंगे उनके सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और इसके सबऑर्डिनेट होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, उसके नीचे क्या होगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और उसके सबऑर्डिनेट होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये सबऑर्डिनेशन था, इसको समझ के अब आते हैं सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 में क्या कह रहा है, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18(1) और 8 टू कंडक्ट एनी केसेस हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, यानी 18 सब क्लॉज 1 और 8 में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि हाई कोर्ट में केसेस देखेंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। ये क्लियर है? कुछ है नहीं सब में। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि 18 सब क्लॉज 3 और 8 में अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, वो जो एंड एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड इन 19 सब क्लॉज 1 शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के वो लोग सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बिहार एक्ट से एक बार रीड कर लेना, क्लियर हो जाएगा यार ये सब में क्या है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी मॉनिटर cases in which offenses are punishable for 10 years or more life imprisonment और death। अब देखो बोल रहा है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे उनका पावर क्या है, पावर एंड फंक्शन क्या है। तो बोला कि भाई देखो पावर एंड फंक्शन यही है कि ये शैल बी मॉनिटर केसेस, ये क्या करेंगे, मॉनिटर केसेस करेंगे जिसका पनिशेबल जो है 10 साल से अधिक, लाइफ इंप्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस है। तो इस तरह के जो भी पनिशमेंट है उसके ये मॉनिटर करेंगे, उस तरह के केसेस को, और देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं द पावर एंड फंक्शन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी एग्जामिन। अब देखो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का पावर ये है कि वो ऐसे ऑफेंसेस को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, जिसका पनिशेबल जो है वो 7 साल से अधिक है बट 10 साल से कम है। वैसे केसेस का जो मॉनिटरिंग है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा ऐसे सजा का पनिशेबल ऑफेंसेस के जो केसेस हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा जिसका सजा 7 साल से कम है। ठीक है, और ये जो है ये किसके द्वारा नोटिफाई होगा, तो नोटिफिकेशन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। साफ साफ ये क्लियर है। अब क्या है, एक लास्ट इसका जो पॉइंट है ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल। जो प्रोविजन है इस सेक्शन में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का, वो एडवोकेट जनरल पे परफॉर्म नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, वाइल स्टेट जो एडवोकेट जनरल है परफॉर्म कर रहा है फंक्शन एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडवोकेट जनरल कभी कभी परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उस मामले में हमारा जो इस सेक्शन है सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वाला, ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आराम से मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे डीएम में, वहाँ से हमें डीएम कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अभी तक देख रहे हो तो वीडियो तो ज़रूरी पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है। चलो थैंक यू।